आज मैं आपको पेरियंथ के बारे में बताऊंगी। पेरियंथ परिदल पुंज होता है। परिदल पुंज क्या होता है? पुष्प के बाह्य दल और दल पुंज में स्पष्ट भेद न होने पर दोनों के लिए सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। जैसे प्याज के पुष्प में जब बाह्य दल और दल पुंज एक जैसे दिखाई देते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है, तो उसे कहते हैं परिदल पुंज। परिदल पुंज परिदल परिदल टेपल को कहते हैं। परिदल पुंज का प्रत्येक सदस्य को कहते हैं परिदल। अब है नंबर ऑफ टेपल्स। परिदलों की संख्या लिखते हैं। परिदल की संख्या क्या होती है? परिदल की संख्या में भी परिदल कितने चक्रों में व्यवस्थित हैं उनकी संख्या लिखते हैं। जैसे 4, 5, 6 परिदल 3-3 के चक्रों में, यदि 6 है तो 3-3 के चक्रों में उपस्थित होते हैं। अब है सहसंजन पॉलीटेपलस। यदि टेपल्स फ्री हैं तो उसे पृथक परिदली कहते हैं, जब परिदल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब है गैमोटेपलस संयुक्त परिदली, जब परिदल परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इसके टाइप्स, बाह्य तालाब जिसको कहते हैं सेपेलॉइड की जैसे होता है, सेपल्स की जैसे दिखता है, तो इसको कहते हैं सेपेलॉइड, जब परिदल दिखने में बाह्य दल जैसे अर्थात हरे हो, जैसे खजूर में। दूसरा है पेटलॉइड, जब परिदल पेटल्स के समान दिखाई देते हैं, दल के समान दिखाई देते हैं, तो इसे दलाब कहते हैं। अब पुष्पदल विन्यास। पुष्पदल विन्यास तो बाह्य दल पुंज और दल पुंज की जैसे ही होता है, जैसे वॉल्वेट, इम्ब्रिकेट, क्विंक्विंशल इत्यादि। अब है पुंकेसर एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है कि पुष्प का नर भाग जिसकी इकाई पुंकेसर होती है। अब है स्टेमन्स। स्टेमन पुष्प का वह अंग जिसमें परागकण बनते हैं और सामान्यतः परागकोश तथा पुतंतु मिलकर के बना होता है। जो ये स्टेमन होता है ये कैसा बना होता है? ये इसके अंदर 2 परागकोश होते हैं, एंथर लोब्स कहते हैं इसको। ये होता है फिलामेंट। पुतंतु जिसे कहते हैं। पुंकेसर की नंबर ऑफ स्टेमन्स, पुंकेसर की संख्या लिखनी होती है। यदि पुंकेसर की संख्या दलों की संख्या से अधिक है तब चक्रों की संख्या लिखते हैं जिनमें ये पुंकेसर व्यवस्थित हो, जैसे 2 चक्रों में, 3 चक्रों में या अनगिनत चक्रों में। अब पुंकेसर की जनन क्षमता। जनन क्षमता में कई बार बंधे पुंकेसर पाए जाते हैं। बंधे पुंकेसर क्या होते हैं? स्टेमिनोड्स। एक बंधे या निष्क्रिय पुंकेसर या पुंकेसर के समान दिखाई देने वाली संरचना जो कि पुष्प के पुंकेसरी स्थान में उत्पन्न होती है, जैसे केसिया फिस्टुला में पाए जाते हैं। अब है कोइजन ऑफ स्टेमन्स, पुंकेसर का संसंजन। इसमें जो पुंकेसर पाए जाते हैं, यदि पुंकेसर अलग अलग होते हैं तो इन्हें पॉलीएंड्रस कहते हैं, पृथक पुंकेसरी कहते हैं। यदि पुंकेसर अलग अलग हो तो पॉलीएंड्रस या पृथक पुंकेसरी, जैसे सरसों में। दूसरा होता है एडल्फस, संघी कहते हैं इसको। जब पुंकेसरों का तंतु जुड़कर समूह बनाते हैं परंतु परागकोश एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो इसे संघी कहते हैं। मोनोएडल्फस, एक संघी। जब सभी पुंकेसरों के पुतंतु परस्पर जुड़कर एक समूह बनाते हैं परंतु उनके परागकोश अलग अलग रहते हैं, जैसे चाइना रोज में है, तो ये इस प्रकार से पाए जाते हैं। यह है मोनोएडल्फस। ये पुंकेसर जो है वो सब अलग अलग हैं, तो इसको कहते हैं मोनोएडल्फस। दूसरा है डाईएडल्फस, जब पुंकेसर के पुतंतु जुड़कर 2 समूह बनाते हैं परंतु परागकोश पृथक रहते हैं। इसमें जो नीचे से जो पुतंतु है, ये पुतंतु तो क्या है कि जुड़ा हुआ है, और ऊपर से जो एंथर लोब्स हैं ये फ्री हैं।
तो ये कहलाता है डाईएडेल्फस। तीसरा है पॉलीएडेल्फस या बहुसंगी। जब पूतंतु के पुंकेसरों के पूतंतु दो या अधिक समूह में जुड़ जाते हैं परंतु परागकोश पृथक रहते हैं, जैसे नींबू में। अब ये नीचे से जो है वो फिलामेंट पराग पूतंतु जो है वो नीचे से 2-3 भागों में बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी ऊपर से परागकोश इसके फ्री हैं, तो ये कहलाता है पॉलीएडेल्फस। अब है सिंजेसियस युक्त कोशी। परागकोश पुंकेसरों के परागकोश परस्पर जुड़ जाते हैं परंतु पूतंतु मुक्त रहते हैं और वर्तिका के चारों ओर एक बेलनाकार संरचना बनाते हैं, इसे जैसे सोनकस में। अब इसमें जो है स्थिति, इसमें जो है वो पूतंतु अलग अलग हैं और परागकोश जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाता है युक्त कोशी। अब ये वाला है सिनेंड्रस। सिनेंड्रस में क्या होता है कि समस्त पुंकेसर ऊपर और नीचे से जुड़ जाते हैं। अब इसमें जो है वो परागकोश और पूतंतु दोनों ऊपर नीचे से जुड़े हुए रहते हैं, तो इस वाली स्थिति को कहते हैं सैपुमंगी या सिनेंड्रस। अब है एपिपेटलस दल लग्न। जब पुंकेसर दलपुंज और दलपुंज के साथ पूर्णतः या आंशिक रूप से पूतंतुओं द्वारा परागकोश मुक्त रहते हैं या जुड़े रहते हैं, जैसे ऑसिमम या सोलेनम में होते हैं। दल से यदि पुंकेसर जुड़े हुए हैं तो उसे कहते हैं दल लग्न। अब है एपिटेपलस परिदल लग्न। परिदल जब पुंकेसर परिदल पुंज से जुड़े रहते हैं तो उसे परिदल लग्न कहते हैं। अब है पूजायंगी ज्ञानेंद्रस। जब पुंकेसर संपूर्ण लंबाई में परागकोशों द्वारा अंडकों से संलग्न रहते हैं, जैसे कैलोट्रोपिस में, तो उसे कहते हैं पूजायंगी या ज्ञानेंद्रस। जिसमें गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों जुड़े हुए रहते हैं तो वो कहलाता है पूजायंगी। अब है पुंकेसरी चक्रों का क्रम। पुंकेसरी चक्रों का क्रम यह है कि पहला तो होता है डिप्लोस्टेमिनस। डिप्लोस्टेमिनस में होता है कि ये 2 चक्रों में पाया जाता है। पुंकेसरी स्टेमिनस में पहला है डिप्लोस्टेमिनस। पुंकेसर 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। दोनों चक्र एक दूसरे से एकांतरण करते हैं। बाहरी चक्र के पुंकेसर दलों से एकांतरण करते हैं, जैसे मुराया में। तो इसका मैं डायग्राम बना के बताती हूँ आपको। एक चक्र तो पुंकेसर का ऐसे होता है। एक इसके एकांतरण क्रम में जहाँ ये बीच बीच में इस तरीके से पाए जाते हैं 2 चक्रों में। इन दोनों के बीच में, 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 इन दोनों के बीच में ये इस तरह से 2 चक्रों में पाए जाते हैं, तो इसे कहते हैं डिप्लोस्टेमिनस। और दूसरा है ऑफ डिप्लोस्टेमिनस, जिसमें पुंकेसरों के 2 एकांतरित चक्र होते हैं, जिनमें से बाहरी चक्र के पुंकेसर ठीक दलों के सम्मुख होते हैं। जो पुंकेसर होते हैं वो दलों के सम्मुख होते हैं और इसमें इसमें ये यहाँ पाए जाएंगे।
अब इन दोनों के बीच में ये वाला जो है इस टाइप से पाए जाएंगे। ये है डिप्लोस्टेमिनस। अब है ऑब्डिप्लोस्टेमिनस, जो कि ऑब्डिप्लोस्टेमिनस में दलों के सम्मुख पाए जाते हैं। जो बाहरी चक्र होता है वो ये पहला चक्र दल के सम्मुख पाए जाते हैं। और दूसरा चक्र जो होगा वो इसके इस तरीके से पाया जाएगा। ये ऑब्डिप्लोस्टेमिनस है। अब है लेंथ ऑफ फिलामेंट। पहला है द्विदीर्घी। जैसे ये मैंने बताया आपको पुंकेसर, दोनों एंथर लोब्स बराबर होते हैं। ये इसका पुतंतु है। अब डायडायनामिक्स कंडीशन क्या होती है? द्विदीर्घी कहते हैं चार पुंकेसरों में से दो के पुतंतु बड़े और दो के पुतंतु छोटे होते हैं, जैसे तुलसी में। दूसरा है टेट्राडायनामस या चतुर्दीर्घी। 6 पुंकेसर में से 4 के पुतंतु बड़े और 2 के पुतंतु छोटे होते हैं, जैसे सरसों में। अब है नंबर ऑफ लोक्यूल्स, कोष्ठों की संख्या। डाइथिकस, द्विकोष्ठी जिसे कहते हैं। द्विकोष्ठी परागकोश में दो कोशिकाएं होती है, जैसे पॉपी में। एक होता है मोनोथिकस, परागकोश में केवल एक कोशिका होती है, जैसे ये है। तो ये है दो एंथर लोब्स हैं। किसी किसी में क्या होता है कि एक ही होता है और ये नीचे पुतंतु होता है। तो ये चाइना रोज में ज़्यादा पाया जाता है। मोनोथिकस यूफोर्बिया में भी पाया जाता है। अब है अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर। अब है बेसिफिक्स्ड। सबसे पहले अधेयबद्ध जो होता है वो पुतंतु अपने परागकोश के साथ आधार से जुड़ता है, जैसे सरसों में। ये इस तरीके से होता है, ये आधार से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं बेसिफिक्स। दोनों परागकोश आधार से इस तरीके से जुड़े रहते हैं, तो इसे कहते हैं डाइथिकस। अब है बेसिफिक्स। दूसरा है संलग्न एडेनेट। पुतंतु अपने परागकोश के साथ आधार से शीर्ष तक संपूर्ण लंबाई में जुड़ा रहता है। ये इस तरीके से होता है। इसमें डायग्राम में देख लीजिए आप, ये जो परागकोश हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? ये पुतंतु जो जुड़ा हुआ है वो अपने परागकोश के साथ आधार से शीर्ष तक, मतलब पीछे से लेके जहाँ से परागकोश चल रहे हैं वहाँ से ऊपर से नीचे तक ये जुड़ा हुआ रहता है, तो इसे कहते हैं एडेनेट। तीसरा है डॉर्सिफिक्स्ड पृष्ठ लग्न। जो ये परागकोश है इसके पृष्ठ सतह से पुतंतु अपने परागकोश के साथ पृष्ठ तल से जोड़ता है, तो ये कहलाता है डॉर्सिफिक्स्ड। अब है वर्सेटाइल जो है पुतंतु अपने परागकोश के साथ पृष्ठ तल पर एक बिंदु पर इस प्रकार जुड़ा रहता है कि परागकोश मुक्त रूप से इधर उधर झूल सकता है। ये जो है ये परागकोश ये इस तरीके से होता है कि ये झूलता रहता है, परागकोश मुक्त रूप से इधर उधर झूल सकता है, तो इसे कहते हैं वर्सेटाइल या मुक्त दोली।
अब है इसका स्फुटन। स्फुटन में एक होता है अंतर्मुखी, वह स्थिति जिसमें परागकोश पुष्प के केंद्र की ओर फटते हैं तो उसे कहते हैं अंतर्मुखी। जब जो स्टेमन्स होते हैं वो बाहर की तरफ अंदर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं तो उसे अंतर्मुखी कहते हैं। और जब पुंकेसर होते हैं, परागकोश पुष्प की परिधि की ओर फटते हैं तो वो कहलाता है एक्सट्रोड्स। तो केंद्र की ओर फटते हैं तो अंतर्मुखी, इंट्रोड्स कहते हैं। और जब पुष्प की परिधि की ओर फटते हैं तो कहते हैं एक्सट्रोड्स या बहिर्मुखी। गायनोशियम, पुष्प का स्त्री केसर। अब है कार्पल, अंडप जिसे कहते हैं, एक पत्ती के सदस्य संरचना जिसमें उपांत के साथ बीजांड लगे होते हैं। एक यौगिक स्त्री केसर की रचना की इकाई है ये। अब अंडपों का संसंजन, पोइजन ऑफ कार्पल्स। पहला है सरल स्त्री केसर, जब केवल एक स्त्री केसर हो, जैसे मटर में। मोनोकार्पलरी, एक अंडपी कहते हैं जिसमें केवल एक अंडप सहित होता है। दूसरा होता है यौगिक स्त्री केसर, जब अनेक स्त्री केसर मिलकर एक पुंज बना लेते हैं तो इसे कंपाउंड पिस्टल कहते हैं। इस प्रकार से है ये संरचना। जैसे ये वाली जो है सिंपल पिस्टल, और इसमें ये है कंपाउंड पिस्टल। कंपाउंड पिस्टल में जब अनेक स्त्री केसर मिलकर एक पुंज बना लेते हैं तो इसको कहते हैं कंपाउंड पिस्टल। अब है पहला बाइकार्पुलरी, 2 अंडकों सहित ट्राइकार्पुलरी, 3 अंडकों सहित 4 अंडकों सहित को कहते हैं टेट्राकार्पुलरी, 5 अंडकों सहित कहते हैं पंचअंडपी, और जब 5 से अधिक अंडक होते हैं तो उसे कहते हैं बहुअंडपी। अब है एपोकार्पस, व्युक्त अंडपी, ऐसा जायम जिसमें 2 या अधिक अंडक हो और वह सब अलग अलग हो तो उसे कहते हैं एपोकार्पस। सिनकार्पस, 2 या अधिक अंडकों वाला ऐसा जायम जिसमें अंडक परस्पर जुड़े हों तो उसे कहते हैं सिनकार्पस या युक्त अंडपी, जैसे नीम में पाया जाता है। अब है पोजीशन ऑफ ओवरी। पोजीशन ऑफ ओवरी में तीन प्रकार की पाई जाती है। पहली है सुपीरियर, जब अंडाशय पुष्प के बाह्य दलों और पुंकेसरों के साथ लगन बिंदुओं से ऊपर होता है, ऐसे हाइपेंथियम से गिरा हो जो इसके साथ संलग्न न हो। इसमें इस प्रकार से होता है कि जो ओवरी जो है वो ऊपर की तरफ होती है और इसके फ्लोरल पार्ट्स नीचे से निकले हुए रहते हैं तो इसको कहते हैं सुपीरियर ओवरी। दूसरा है सेमी इन्फीरियर ओवरी, ऊर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती स्थितियों के बीच की दशा, जैसे मटर में, जिसमें इसमें ओवरी नीचे है लेकिन कुछ पार्ट्स इसमें से नीचे हैं और कुछ पार्ट ऊपर से निकले हुए हैं, तो इसकी स्थिति जो होती है वो एक समान जैसी होती है, ना तो ऊपर है ना नीचे है, तो ये कहलाती है सेमी इन्फीरियर। तीसरी है इन्फीरियर ओवरी, जिसमें ओवरी की स्थिति नीचे है, फ्लोरल पार्ट सारे ऊपर की तरफ है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम ऊपर की तरफ। जब अंडाशय पुष्प के शेष भागों का लग्न स्तर से नीचा होता है, जैसे धनिये में पाई जाती है इन्फीरियर ओवरी। अब है लोक्यूल। लोक्यूल अंडाशय के कोष्ठ या कक्ष को कहते हैं लोक्यूल। जो ये बना हुआ है, ये पहला है यूनिलोक्यूलर, एक कोष्ठ वाला अंडाशय। ये जो पहला बना है इसमें एक ही कोष्ठ है या एक ही कक्ष है, तो ये कहलाता है यूनिलोक्यूलर। इसमें 2 लोक्यूल बने हुए हैं तो 2 कोष्ठों वाला अंडाशय। इसमें 3 कोष्ठ वाला अंडाशय, ये है 4 कोष्ठ वाला अंडाशय, तो इसे टेट्रालोक्यूलर कहते हैं। इसमें 5 कोष्ठ है तो पेंटालोक्यूलर कहते हैं, और बहुत सारे कोष्ठ हो तो उसको कहते हैं मल्टीलोक्यूलर। अब है बीजांड अन्यास। अंडाशय के अंदर बीजांड आसनों व बीजांडों की व्यवस्था। ओव्यूल या बीजांड, वह रचना जो गर्भाधान के पश्चात बीज बन जाती है तो उसे कहते हैं ओव्यूल। प्लेसेंटा, बीजांड आसन, अंडाशय का वह क्षेत्र या भाग जिस पर बीजांड लगे रहते हैं। अब है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। सबसे पहला है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन
सीमांत बीजांडन्यास कहते हैं। एक कोष्ठकीय अंडाशय में अंडक के दोनों सिरों के जोड़ से विकसित बीजांडासन होता है, उसे कहते हैं सीमांत बीजांडासन। जैसे मटर में पाया जाता है, मटर में जो बीजांडासन पाया जाता है वो इस प्रकार से पाया जाता है। इस टाइप से होता है सीमांत बीजांडन्यास। तो सीमांत बीजांडन्यास में क्या होता है कि जब एक कोष्ठीय अंडाशय में अंडक दोनों सिरों को जोड़कर विकसित, ये जो अंडक है इसके दोनों सिरों को इस तरह से जोड़ करके ये बीजांडासन विकसित बीजांडासन होता है, इसे कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। दूसरा है स्तंभीय बीजांडासन। वह बीजांडासन जो कि यौगिक अंडाशय के केंद्रीय अक्ष से, जो कि अंडकों के संगामी उपांतों से संगत करता है या विकसित होकर बीजांड धारण करता है। अंडाशय बहुकोष्ठकीय हो जाता है। प्राय कोष्ठकों की संख्या अंडकों की संख्या के समान होती है। जैसे स्तंभीय बीजांडन्यास में क्या होता है कि जिसमें अक्ष से बीजांड लगे रहते हैं, जैसे ये अक्ष है और इससे बीजांड लगे हुए हैं, लेकिन इसके बीच में क्या होता है कि सेप्टा पाए जाते हैं। ये तो है अक्ष, और अक्ष से ये बीजांड लगे हुए हैं, तो ये और बीच में इसमें ये क्या है, सेप्टा पाया जाता है, पट पाए जाते हैं, तो ये कहलाता है स्तंभीय बीजांडन्यास। तीसरा है भित्तीय बीजांडन्यास। बीजांडासन जो अंडाशय की भीतरी भित्ति पर बीजांड धारण करते हैं, जिनकी स्थिति अंडकों की संख्या के बराबर होती है। अंडाशय एक कोष्ठीय हो जाता है, जैसे आर्जीमोन में, सरसों में भी पाया जाता है भित्तीय बीजांडन्यास। तो ये भित्ति से बीजांड लगे रहते हैं, और कोष्ठ कितना होता है, एक कोष्ठकीय होता है, लेकिन ये भित्ति से जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से। तो ये कहलाता है पैराइटल प्लेसेंटेशन। अब है फ्री सेंट्रल, मुक्त अक्षीय बीजांड तथा केंद्रीय स्तंभ पर लगे होते हैं और पटों का भाव होता है। ये फ्री सेंट्रल जो होता है वो इसी प्रकार का होता है कि इसमें जो होता है, यहाँ अक्ष से बीजांड लगे रहते हैं, लेकिन उसमें कोई पट नहीं पाया जाता है। ये होता है फ्री सेंट्रल। अब है बेसल, आधारी बीजांड अति कम या एक होते हैं और अंडाशय के आधार पर उत्पन्न होता है। जब एक बीजांड होता है वो आधार से उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं आधारी बीजांडन्यास। जब केवल एक बीजांड होता है तो वह प्राय कोष्ठक को भर देता है, अंडाशय एक कोष्ठकीय हो जाता है, तो उसे कहते हैं आधारी। अब है सुपरफिशियल, परिभित्तीय, अंडाशय बहुकोष्ठकीय हो जाता है। अंडक में जैसे कि सभी प्रकार में होते हैं, अनेक होते हैं, परंतु इस प्रकार बीजांडन्यास में बीजांडासन विभाजन भित्ति की पूरी आंतरिक सतह पर उत्पन्न होते हैं, तो उसे कहते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। अब वर्तिका, अंडाशय और वर्तिका के मध्य स्त्री केसर का दीर्घित भाग होता है। अब है स्टाइल, तो जनरली ये होती है गाइनोबेसिक स्टाइल। गाइनोबेसिक स्टाइल तुलसी में पाई जाती है। ऐसी वर्तिका जिसका विकास अंडाशय के मध्य होने वाले गर्त के अंदर से या सीधा पुष्पासन से होता है, तो इसे गाइनोबेसिक स्टाइल कहते हैं। अब है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है
तो जो स्टिग्मा होती है, ये भी कई प्रकार की होती है। एक होती है समुंड, जैसे टोपी के आकार की, पिच्छकी पंख की भांति वर्तिकाग्र होती है, चक्रिक डिस्कॉइड बिंब के आकार की वर्तिकाग्र होती है। एक है डम्बल शेप्ड, वो डमरू की भांति होती है। एक रेखिक होती है, सीधी लंबी सक्रा वर्तिकाग्र होता है। एक अरिय छत्र तुल्य रेडिएट हुड लाइक होती है। एक छत्र की भांति अरिय पट्टों वाला वर्तिकाग्र होता है। कई बार वर्तिकाग्र बाइफेट द्विशाखित होती है, बीच से दो भागों से चिरा हुआ वर्तिकाग्र होता है। एक होती है नॉब लाइक, गुंडी के आकार की होती है। और ड्रम शेप्ड, ढोल के आकार की या ड्रम के आकार की भी वर्तिकाग्र पाई जाती है। गुंबदाकार डोम शेप्ड, गुंबद के आकार की वर्तिकाग्र होती है। एक होती चिपचिपी स्टिकी, ऐसा वर्तिकाग्र जो परागकणों को ग्रहण करने के लिए लसीला द्रव निकालता है। तो ये मैंने आपको फ्लोरल टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया है।